हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज अपन लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की जो क्विक रिवीजन सीरीज अपनी, ठीक है। तो इसके अंदर बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 कोशिका जीवन की इकाई, ठीक है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके अंदर बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर बताया गया कि भाई सजीव और निर्जीव क्या है। तो इसने बोला है कि अगर जो सेल से बना होता है वो सजीव है, जिसके अंदर सेल एब्सेंट है वो क्या है, निर्जीव है। और जो सेल होती है वो जीवन की आधारभूत इकाई होती है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो जिनके अंदर सेल प्रेजेंट होती है वही कैसे होते हैं, सजीव होते हैं, इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है इतना सा? ओके। उसके बाद अपन लोग बात करते हैं कुछ जो एनिमल होते हैं, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर एक सेल प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैसे तो बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं सेल क्या है। देखो फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा होता है कि सेल कोशिका जो होती है वो जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन और जीवन के सभी कार्य करने में सक्षम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात इसने लिखा है कि सेल के बिना, कोशिका के बिना किसी का भी जीवन, स्वतंत्र जीव अस्तित्व में नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जिसके अंदर कोशिका होती है उसी का जीवन स्वतंत्र अस्तित्व में आ सकता है, अदरवाइज वो जीव ही नहीं है जिनके अंदर सेल नहीं है। उसके बाद इसने लिखा है कि जो सेल होती है वो मूलभूत रूप से संरचनात्मक क्रियात्मक यानी कि अपनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। इसके साथ साथ एक टर्म और ऐड कर दो आप लोग, फंडामेंटल यूनिट। क्लियर सी बात है, फंडामेंटल यूनिट भी होती है। अब बात करें एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। देखो ये सबसे गलत बात है, इसने एक साइंटिस्ट को बेचारे को छोड़ दिया था। इसका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम उनका? रॉबर्ट हुक। इन्होंने रॉबर्ट हुक को बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मैं यहां पे लिख रहा हूं रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था 1665 के अंदर। कैसा देखा था? 1665 के अंदर, जो कि कैसी सेल थी? मृत सेल थी। सिंपल सी बात है। उसके बाद आए थे एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने, तो इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। इसने पहली बार यहां पे मेंशन कर लेना, जीवित कोशिका। कैसी कोशिका थी वो? लाइव कोशिका। जीवित कोशिका को देखा था, उसका वर्णन क्या था। देखो रॉबर्ट हुक ने तो एक किताब तक लिख डाली थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था उस बुक का? माइक्रोग्राफिया नाम था। लेकिन रॉबर्ट हुक के बारे में अपनी इस बुक के अंदर, अपनी एनसीईआरटी में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया हुआ था, ना ही बिल्कुल जिक्र किया हुआ है। लेकिन अपन को आना चाहिए कि सबसे पहले सेल को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। एक्चुअली उसने कॉर्क सेल देखा था जिसमें केवल कोशिका भित्ति उपस्थित थी, जो कि मृत थी। आपको पता है कोशिका भित्ति कैसी होती है? मृत होती है। उसके बाद देखे थे एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने, जो कि 9 साल बाद में देखा था, यानी 1665 के अंदर इन्होंने देखा था, और एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने देखा था 1674 के अंदर देखा था। पहली बार जीवित कोशिका को देखा था, ठीक है। उसके बाद आए थे रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने केंद्र की खोज की थी। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्र की खोज किसने की थी? आपको पता होना चाहिए, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और सूक्ष्मदर्शी देखने के बाद उन्होंने बहुत से ऐसे कोशिकांग थे जिनका अच्छे से अपने स्टडी किया था, जिनके बारे में अपन ने खोज किया था। इतना क्लियर हो गया अच्छे से? ओके। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। बात करते हैं किसकी बात करें? सेल थ्योरी। तो ध्यान से देखना, यहां पर बहुत ही अच्छी अच्छी लाइनें अपन को पढ़ने को मिलेगी। सेल थ्योरी के अंदर बात करें तो 1838 के अंदर एक जो बॉटनी के साइंटिस्ट, इनका नाम था स्लाइडेन, ठीक है। इन्होंने प्लांट के ऊपर स्टडी किया था। उन्होंने बताया कि भाई प्लांट जो होते हैं वो बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है, और सेल जो आपस में मिलकर बनी होती है क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। ये सारी बात किसने बोली? इन्होंने बता दी। उसके बाद साइंटिस्ट आए थे 1 साल बाद में, इन्हीं के साथी थे जिनका नाम था स्वान, जो कि एक जूलॉजी के साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला कि भैया जो सेल होती है, जो एनिमल की सेल होती है, उनके बाहर केवल और केवल जीव द्रव्य झिल्ली प्रेजेंट होती है, उसके बाहर और कुछ नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया कि भैया जो एनिमल की सेल होती है उनके सबसे बाहर कौन सी झिल्ली प्रेजेंट होती है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है। जबकि जो प्लांट सेल होती है उनके बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है। सिंपल सी बात है। और प्लांट सेल होती है वो उत्तकों का अध्ययन, सीधी सी बात इन्होंने बता दिया था। ये सारी बातें वैज्ञानिक ने पादप उत्तकों का अध्ययन के बाद ये पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति है, जो कि मैंने आपको बता दी है। तो प्लांट के अंदर तो सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल होती है। जबकि एनिमल के अंदर सबसे बाहर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये 2 बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है, सिंपल सी बात है। और उन्होंने दोनों ने मिलकर एक साथ अपनी थ्योरी दी थी, और जो थ्योरी थी वो ज़्यादा कुछ खास नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर एक चीज़ नहीं बताई थी, वो क्या? कि जो नई सेल होती है उनका निर्माण कैसे होता है, उनका फॉर्मेशन कैसा होता है। सिंपल सी बात है, वो डिवाइड करके कैसे बनाती है। तो ये सारी बातें उन्होंने नहीं बताई थी। उन्होंने क्या क्या बातें बताई थी मैं वो सारी बातें आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन इसके अंदर इतना अपन को नहीं बताया हुआ है। इन्होंने बताया कि सभी जो कोशिका होती है वो उनके उत्पाद से मिलकर बने होती है। सिंपल सी बात है, ये इसने बता दिया था। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जिनके अंदर एक कोशिका होती है वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जिनमें बहुकोशिका यानी कि एक से ज़्यादा कोशिका होती है उसको बहुकोशिकीय बोलते हैं, यानी सेल के नंबर के अकॉर्डिंग, जो कि इसके अंदर साथ में मेंशन नहीं किया था। इन्होंने भी यही बताया था कि जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट होती है। सारी बातें बकवासी चीज़ें जो कि इन्होंने बता दी थी। लेकिन ये वाली लाइन याद रखना आपको, प्राणियों और वनस्पति का शरीर कोशिका और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है।
ठीक है, ये लाइन इसके अंदर मेंशन है जो कि अपन को डायरेक्टली याद रखनी है। और स्लाइडिस स्वान ने उसके बाद में जो अपना रूल दिया था उसके अंदर भी यही कहा था, लेकिन कहां पर जाके ये फेल हो गए, कहां पर जाके इन्होंने नई कोशिका निर्माण के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसके बारे में किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने सिर्फ इसकी कॉपी की है। क्या की है? इसकी कॉपी की है। जैसे कि उन्होंने ये इतना जरूर बताया कि जो नई कोशिका होती है उनका निर्माण जो पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है, बस यही बताइए नई कोशिका का निर्माण क्या होता है, पुरानी जो कोशिका होती है उनके विभाजन से होता है। ये सारी बातें इन्होंने बताई है। और इसने एक टर्म्स यूज किया है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना, क्या टर्म्स है? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओके, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको, ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्लियर सी बात है। अब स्लाइडेन स्वान की जो परिकल्पना थी इसी को इसने मॉडिफाई किया और इसने दो चीजें अपन को बताई। पहला तो वही था जो स्लाइडेन स्वान ने बताया था कि सभी जीव होते हैं वो कोशिका उनके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने बस इतना बता दिया कि जो नई कोशिका होती है वो पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है। क्या होता है? नई कोशिका जो होती है वो पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है। अब इसने बता रखा है कि एनिमल एंड जो प्लांट सेल होती है उसके बारे में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, उनके अंदर क्या क्या अंतर होता है। तो प्लांट की बात करें उन्होंने प्याज का छिलका ले लिया। एनिमल की बात करें तो उन्होंने एनिमल यानी कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके गाल की कोशिका ले ली। सिंपल सी बात है, उन्होंने दोनों को ध्यान से देखा। देखो सिंपल सी बात, इसमें क्या क्या बताया, इसने बताया कि क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो एनिमल सेल प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस बहुत सारे होते हैं, आप लोगों को पता है। पहला जो मेजर डिफरेंस है वो किसका होता है? मेजर डिफरेंस कोशिका भित्ति का होता है। यानी कि प्लांट सेल में तो कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं होती। एनिमल सेल के सबसे बाहर क्या होता है? कोशिका झिल्ली डायरेक्टली अपन को देखने को मिलती है। क्लियर सी बात होगी। और दोनों के अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है, जो कि अंदर कोशिका द्रव के अंदर ये केंद्रक प्रेजेंट होता है। ओके, जिसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए के होते हैं। डीएनए इसके अंदर होता है। जिन कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स बोलते हैं। और जिनके अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता, अनुपस्थित, उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। एक चीज मैं आपको मेंशन करना चाहता हूं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर बहुत सारे डिफरेंस है। वो सारे डिफरेंस आपको याद होने चाहिए। एनसीईआरटी में तो बहुत कुछ नहीं दे रखा। सिंपल सी बात तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के अंदर अगर ध्यान से देखें तो अपन लोग इन दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, कोशिका द्रव प्रेजेंट होता है। दोनों पादप व जंतु कोशिका के अंदर कोशिकीय क्रिया हेतु साइटोप्लाज्म एक मेन रोल होता है, मेन स्थल होता है जहां पर सारे काम होते हैं। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके अंदर ध्यान से देखना, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं? इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, गोल्जी बॉडी हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गया, लाइसोसोम हो गया एंड वैक्यूल्स वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये सारे कोशिका किसमें मिलेगी? अपन को यूकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार के झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं होते। अभाव होने का मतलब क्या होता है? वो अब्सेंट होते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सारे कोशिकांग देखने को मिलते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अपन को नहीं मिलते हैं। ये किसका दे रखा है? ये आरबीसी का दे रखा है, ये डब्ल्यूबीसी का दे रखा है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये किसका दे रखा है? ये अपन को दे रखा है एलोंगेटेड जो एपिथेलियल सेल होती है उनका दे रखा है। ठीक है, कोलुम्बुलर एपिथेलियम सेल का दे रखा है। सिंपल सी बात है, इतना हो गया। कोलुम्बुलर एपिथेलियम सेल का दे रखा है। ध्यान से देखना, ये जो अपन को सेल दे रखा है ये किसका है? अपनी नर्वस सेल का है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका का होता है जो कि लंबी होती है। ये डायग्राम अपन को दे रखा है प्लांट वाला। ये डायग्राम कौन सा आ गया? प्लांट वाला आ गया। किसका दे रखा है? ये ट्रैकिड्स है। और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन मेसोफिल सेल बोलते हैं। ठीक है, जो कि गोल अपन को देखने को मिल रही है। बहुत सारे सेल के डायग्राम अपन को इसके अंदर दे रखा है। ये सारी सेल कैसी है? ये सारी सेल यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, सिंपल सी कैसे यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दोनों के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा कोशिकांग होता है जो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है? राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम के अंदर एक खास बात और, इनके अंदर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इनके अंदर जो बाहर की जो झिल्ली होती है, ठीक है, जो कला होती है राइबोसोम के बाहर, वो एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये झिल्लिका विहीन संरचना होती है इनकी। अब कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं होता, जबकि कहां कहां होता है? ये प्रोटो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर भी होता है, और साथ ही साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता ही होता है, और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी होता है। जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी के प्रेजेंस के बेसिस पे अपन लोग इसको बोलते हैं। किसके प्रेजेंस के बेसिस पे? राइबोसोम के प्रेजेंस के बेसिस के ऊपर अपन इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। देन अपन लोग बात करते हैं एनिमल सेल की, तो यानी जंतु कोशिका के अंदर बात करें तो झिल्लिका रहित जो तारक के अंदर प्रेजेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? झिल्लिका रहित। इसके अंदर भी जो मेम्ब्रेन होती है ये भी झिल्लिका विहीन कोशिकांग होता है। क्या बोलते हैं इसको अपन? सेंट्रोल यानी कि सेंट्रोसोम यानी कि तारक के अंदर अपन इसको बोलते हैं।
क्लियर हो गया ना। कहां पर मिलती है? जंतु कोशिका के अंदर, और जंतु कोशिका के अंदर मिलती है, जबकि पादप कोशिका के अंदर ये अब्सेंट होता है। जब मैं आपको जंतु और पादप कोशिका के अंदर जो डिफरेंस बताऊंगा तो उसके अंदर मैं भी ये भी मैं आपको मेंशन करूंगा। सिंपल सी बात है। और तारक काय का जो तारक काय होता है उसका रोल क्या होता है? तो याद रखना, कोशिका विभाजन का रोल होता है इसका। ये तर्कतंतु का निर्माण करती है। ओके, स्पिंडल फाइबर का ये निर्माण करती है। अब कोशिका होती है वो माप, आकार, कार्य के इनके कारण ये क्या होते हैं, इनके अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि सबसे छोटी कोशिका अपन को पूछे तो याद रखना क्या उनसे होती है? माइकोप्लाज्मा जो होती है वो सबसे छोटी होती है। सब छोटी कोशिका पूछे तो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना होता है? पीपीएलओ भी बोलते हैं इसको, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा। सेल वॉल इसके अंदर अब्सेंट होती है। सबसे छोटी कोशिका होती है कौन सी? माइकोप्लाज्मा, जिसका डायमीटर कितना होता है? डायमीटर यहाँ पे लंबाई नहीं आएगा, यहाँ पे डायमीटर कर लेना, ठीक है। ये गलत दे रखा है लंबाई, ठीक है। डायमीटर आएगा 0.3 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। जबकि जो बैक्टीरिया की सेल होती है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर ये बनी होती है। अलग की गई जो सबसे बड़ी सेल होती है वो किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जिससे 6 आदमी आराम से नाश्ता कर सकते हैं। वही अगर बात करते हैं ओके, तो वही अगर आप लोग बात करते हैं जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अपनी बात करें तो अपने जो आरबीसी होती है उसका व्यास कितना होता है? आपको याद रखना 7 माइक्रोमीटर। आरबीसी का व्यास कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। पूछे कि सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका अपन को बताना तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है। बाकी इनका आकार आपको पता है अलग अलग हो सकता है। कोशिकाओं का आकार सिंपल सी बात है। कोशिका का रूप कार्य जो होता है वो इनके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है। अब अपन को दे रखा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ये जो सेल, ये जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम आप लोग देख रहे हो, जो बड़ा वाला डायग्राम है, ये यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। कैसा डायग्राम है ये? यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। ओके, तो ये डायग्राम किसका बना है? यूकैरियोटिक सेल का। बाकी ये क्या है? प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट, ये भी क्या है? प्रोकैरियोट। ये बैक्टीरिया का डायग्राम हो गया, ये पीपीएलओ, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये बात करें तो किसका हो गया? ये वायरस का हो गया। ओके फाइन। अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आता है? बैक्टीरिया आ गया, निर्हरित शैवाल आ गए, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी आ गए, और माइकोप्लाज्मा आ गया, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। ये जो होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। यूकैरियोटिक सेल से क्या होते हैं? इनकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है, लेकिन ये डिवीजन यानी विभाजन बहुत तेजी से करते हैं। इनके जो शेप साइज के अकॉर्डिंग होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं जो आप कहाँ पढ़ते हो? मोनेरा के अंदर पढ़ते हो। जैसे बैसिलस हो गया, कोकस हो गया, विब्रियो एंड स्पाइरल हो गया, ठीक है। तो इनके ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो प्रोकैरियोट जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज 4 टाइप के होते हैं बैक्टीरिया। कौन कौन से? विब्रियो, कोकस, बैसिलस एंड स्पाइरल, ठीक है। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल के जो बात करते हैं अपन लोग, इसके अंदर एक्स्ट्रा ध्यान से देखना, प्रोकैरियोटिक सेल का जो मेन संगठन होता है वो आकार और कार्य में अलग होने के बावजूद एक सा होता है। साथ ही साथ बात करते हैं इनकी सेल वॉल। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है इनके अंदर? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है। ये गलत लाइन लिख दी इसने, कोशिका झिल्ली को कर दो यहाँ पे, ठीक है। सेल वॉल होती है वो किसको घेरे रहती है? कोशिका झिल्ली को घेरी रहती है, घेरी रहती है। अरे भैया, घेरी रहती है, सिंपल सी बात है। देखो, सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो सबसे बाहर होती है। उसके अंदर क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली को ही तो घेर के रखा है, सिंपल सी बात है। तो कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो कि मैट्रिक्स भरा होता है, ठीक है, तरल होता है, आपको पता है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी केंद्रक वगैरह नहीं होता है, सुविकसित केंद्रक एब्सेंट होता है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सिंपल सी बात है। अनुवांशिक पदार्थ जो होता है मुख्य रूप से इसके अंदर क्या होता है? नेकेड होता है, जो कि जो केंद्रक झिल्ली इसके अंदर नहीं पाई जाती है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त इसके अंदर एक डीएनए होता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? जीनोफोर बोलते हैं। इसके अंदर तो मेंशन नहीं है, लेकिन आप जरूर लिखना क्या बोलते हैं इसको? जीनोफोर बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जीनोमिक डीएनए। ओके, उसके बाद अच्छा, जीनोफोर किसको बोलते हैं? जीनोफोर उस अल्प विकसित केंद्रक को बोलते हैं। लेकिन केंद्रक के बाहर एक और डीएनए लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनका काम क्या होता है? जिनका काम होता है प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। जिनका काम क्या होता है? देखो, प्लाज्मिड, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जो होता है वो डीएनए के अलावा भाग होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? डीएनए के अलावा भाग होता है। देखो, बहुत सारा काम होता है प्लाज्मिड करता है। जैसे कि अपन लोग बायोटेक के अंदर प्लाज्मिड का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। किसका? प्लाज्मिड का, बायोटेक के अंदर, सिंपल सी बात है। और प्लाज्मिड के बारे में अपन लोग उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे भैया। क्या पढ़ेंगे अपन लोग? उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। ओके, उच्च कक्षाओं में भी पढ़ लेंगे, सिंपल सी बात है। तो प्लाज्मिड जो होता है वो डीएनए के बाहर होता है। अगर क्वेश्चन आएगी भैया प्लाज्मिड को बाहर निकाल दे तो कोशिका पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोशिका जिंदी रहेगी, ठीक है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। केंद्रक झिल्ली क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग होता है जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम के अलावा, राइबोसोम इसमें अजीब सा लिख रखा है, लेकिन मैं कह रहा हूं राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
राइबोसोम को अपन लोग क्या बोलते हैं, कोशिकांग में कोशिकांग, यानी कोशिकांग में कोशिकांग किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोकैरियोट के अंदर कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। अंतर्विष्ट मतलब क्या होते हैं, जो प्रोकैरियोट की जो झिल्ली होती है वो क्या करती है, फोल्ड बना लेती है। क्या बनाती है, फोल्ड बना लेती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली क्या करती है, फोल्ड बना लेती है, जिससे क्या होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसका अपन लोग क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। अंतर्वलन से ये बनता है। मीजोसोम का बहुत सारे काम होते हैं, मैं स्टामा कर रहा हूं यहाँ पे। मीजोसोम का बहुत सारे काम होते हैं। मीजोसोम का एक काम आपको याद रखना, क्या, श्वसन। कौन सा काम याद रखना डायरेक्टली, एक तो श्वसन। मीजोसोम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो काम है वो क्या है, श्वसन, जो कि अपने माइटोकॉन्ड्रिया जो करता है वही क्या करता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मीजोसोम करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, तो याद रख लेना इस चीज को। ओके, अब बात करते हैं कोशिका आवरण और उसके रूपांतरण की। तो मेनली जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जैसे कि जीवाणु की बात करें तो एक जटिल रासायनिक कोशिका का आवरण बना होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकॉन। यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। साथ ही साथ इनके बाहर जो होती है 3 प्रकार की लेयर होती है। 3 प्रकार की लेयर होती है, कौन कौन? सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, ये चिपचिपा पदार्थ सा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सेल वॉल होता है, उसके बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। जबकि अगर बात करें इनके कार्य क्या होते हैं, डिफरेंट तीनों मिलकर क्या काम करती है, सुरक्षा, प्रोटेक्शन का काम करती है। सिंपल सी बात है, अगर यार बाहर लेयर प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे, सेल को बचाएगी। बैक्टीरिया के अंदर बात करें तो अपन लोग, एक ग्राम नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है, उन्होंने कुछ डाई अभिरंजन बनाए, जिसके अंदर कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो अभिरंजित हो जाते हैं, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ग्राम धनात्मक, ग्राम पॉजिटिव। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर डाई का कोई इफेक्ट नहीं होता है, अभिरंजित नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। वैसे तो इसके बारे में बहुत सी बातें होती है, लेकिन अपने सिलेबस में इतना है नहीं, तो अपन लोग नहीं पढ़ेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है, वो किसी के अंदर तो ढीला होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अवपंक परत बोलते हैं। ठीक है, लेकिन किसी के अंदर ये कठोर होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति आपको पता है ये निर्जीव होती है। ठीक है, और कोशिका को आकार को निर्धारित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिका भित्ति का मेन रोल क्या होता है, ये सेल का जो साइज होता है, आकार जो होता है, ठीक है, शेप होता है, उसको बनाए रखने का काम करता है। दूसरी बात ये बैक्टीरिया को फटने से भी रोकता है, बैक्टीरिया रेप्चर नहीं हो जाए, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम भी कौन करती है, सेल वॉल करती है। बात करते हैं अब सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अर्धपारगम्य होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ये कुछ सिलेक्टिव कंपोनेंट को अपने थ्रू आर पार जाने देता है, अदरवाइज ये नहीं जाने देता। इसके द्वारा कोशिका बाह्य आवरण के संपर्क में बने रखने में सक्षम होती है। सिंपल सी बात है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो झिल्ली होती है वैसी इनके अंदर होती है। ठीक है, किसमें, प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है। ओके फाइन, तो झिल्ली में संरचना होती है, जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है मीजोसोम। मीजोसोम मैंने अभी बताया था क्या होता है प्रोकैरियोट के अंदर। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंतर्वलित होकर क्या बनाती है, मीजोसोम बनाती है। ठीक है, पुट्टिका यानी मीजोसोम नलिका पटलिका रूप, इस रूप के अंदर ये बनाती है। ध्यान से बना, ये कोशिका भित्ति का निर्माण, यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। मीजोसोम का काम क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण, डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। ठीक है, संतति कोशिका वितरण को सहायता करती है। ओके, श्वसन, रेस्पिरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्रेशन, सिक्रेशन, सॉरी, स्त्रावी प्रक्रिया, सिक्रेशन भी करता है। और साथ ही साथ जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करती है, बढ़ा देती है, जिसके अंदर एंजाइम मात्रा भी क्या होती है, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। कुछ प्रोकैरियोट ऐसे होते हैं जिनके अंदर नील हरित जीवाणु प्रेजेंट, नील हरित जीवाणु के जो कोशिका द्रव होते हैं उसके अंदर झिल्लीदार संरचना, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, लेमिलोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, लेमिलोसोम। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर क्या नाम लेंगे अपन, उसको लेमिलोसोम बोलते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, वर्णक प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं उसके अंदर, वर्णक, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं सॉरी, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। वर्णक क्या होता है, पिगमेंट। ओके, याद रखना लेमिलोसोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसने बताया नहीं लेकिन अपन को याद रखना है। अब कई जीवाणु ऐसे होते हैं जो चल भी सकते हैं, गमन करते हैं, कुछ गमन नहीं कर सकते हैं। चलने के लिए उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है फ्लैजिला। क्या प्रेजेंट होती है, कसाबिका यानी फ्लैजिला। फ्लैजिला होते हैं वो नंबर में कम होते हैं, यानी 1 या 2 ही होते हैं, मोस्टली 1 ही होता है। तो फ्लैजिला की संख्या होता है, विन्यास होता है वो 1 ही होता है। ओके, फ्लैजिला 3 भाग में बटा होता है, पहला तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर। ठीक है, अब तंतु जो होता है वो बहुत लंबा होता है, सबसे बाहर निकला होता है, जिसके जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है, इसके अंदर कोशिका झिल्ली की होती है। इसने मेंशन नहीं किया लेकिन अपन को याद रखना। ठीक है, तंतु के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, वो कौन सी होती है, कोशिका झिल्ली ही होती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ जीवाणु के ऊपर बहुत सारे मात्रा के अंदर छोटे छोटे रोम निकले होते हैं, छोटे छोटे रोम निकले होते हैं, जो गति में तो हेल्प नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, ये चट्टानों से चिपकने का काम करते हैं। क्या करते हैं, चट्टानों से चिपकने का ये काम करते हैं। अगर पूछे कि गति में को हेल्प कौन करता है तो फ्लैजिला, चट्टानों से चिपकने के लिए, और रोम जिसको सीलिया बोलते हैं, आगे अपन लोग पढ़ लेंगे इसको भी। राइबोसोम की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन सा, प्रोकैरियोट के अंदर होता है 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन सा 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है।
15 से 20 नैनोमीटर इसका व्यास होता है, ये 2 इकाई के अंदर होता है, ठीक है। 50s सबसे बड़ी यानी लार्ज यूनिट, और स्मॉल यूनिट क्या होती है, 30s होती है। वहीं अगर बात करें यूकैरियोटिक के अंदर, तो वहां पर आपको 80s टाइप के राइबोसोम देखने को मिलेंगे, जिसकी 2 सब यूनिट होती है, 60s एंड 40s। लेकिन अभी बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो इसके अंदर आपको याद रखना है 70s टाइप के राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं। ओके फाइन। तो इसका काम क्या होता है, ये प्रोटीन फैक्ट्री यानी प्रोटीन का संश्लेषण का काम करता है। राइबोसोम क्या रोल है भैया, राइबोसोम का रोल हो गया प्रोटीन का संश्लेषण करना। बहुत से राइबोसोम होते हैं, वो मैसेंजर आरएनए के से जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉलीराइबोसोम का निर्माण करता है। क्या बनाता है, पॉलीराइबोसोम का निर्माण करते हैं, जिसको क्या रोल होता है, आगे जाके ये प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं, ठीक है। ओके, अंतर्विष्ट पिंड की बात करें तो भैया ये निर्जीव चीज होते हैं, जैसे कि बात करते हैं फॉस्फेट कणिकाएं होगी, साइनोफाइनिन कणिकाएं होगी, ग्लाइकोजन कणिकाएं होगी, गैस वैक्यूल होगी, नील हरित बैंगनी जो कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो कहाँ पे होते हैं, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, कोशिका द्रव्य में होते हैं। इनके बाहर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, याद रखना। ओके, अब अपने पास 2 डायग्राम दे रखा है, एक तो प्लांट सेल का और एक एनिमल सेल का। इन डायग्राम को लेकर ही मैं आपको प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस बताऊंगा, इन डायग्राम को लेकर ही। ध्यान से देखना इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऊपर वाला जो डायग्राम दे रखा है अपन को, वो किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है भैया प्लांट का, ये डायग्राम किसका है, एनिमल का। तो प्लांट का जो सेल होता है उसका डायग्राम दे रखा है, और नीचे दे रखा है अपन को एनिमल सेल का डायग्राम। ध्यान से देखना, इसके अंदर आपको मेजर डिफरेंस क्या दिख रहा है। मेजर डिफरेंस जो प्लांट सेल है उसके अंदर भैया कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ, कोशिका भित्ति नहीं लिखा हुआ है क्या, केंद्रक आवरण कोशिका भित्ति, यार, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर कोशिका भित्ति प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। पहला तो आपको ये याद रखना है, सिंपल सी बात है। सेकंड आपको याद रखना है, इसके अंदर क्या होती है, वैक्यूल रसदानी प्रेजेंट होती है, जिसकी साइज क्या होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है। लगभग ये 90% इसका अंदर वाला जो स्पेस होता है वो घेर कर रखती है। बट जबकि एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका में जो रसधानी होती है वो बहुत छोटी होती है, न के बराबर होती है। 2 तो ये। थर्ड क्या हो गया, इसका जो केंद्रक होता है वो कहां पर है, परिधि में है, लेकिन इसका केंद्र कहां पे आ गया, सेंटर के अंदर आ गया। सिंपल सी बात है। ओके, उसके बाद बात करते हैं तारक का, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे बीच के अंदर सेंट्रोसोम देखने को मिल रहा है। ये क्या, सेंट्रोसोम। ध्यान से देखना है, सेंट्रोसोम। इसके अंदर तो सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, किसमें, एनिमल सेल के अंदर तो सेंट्रोसोल प्रेजेंट होते हैं, बट इसके अंदर सेंट्रोसोल क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। सिंपल सी बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम अब्सेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर जो होते हैं वो एनिमल सेल में ज्यादा होते हैं, इनके अंदर कम होते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग बात करें, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, सॉरी क्या होते हैं, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, और एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संचित भोजन की बात करें, स्टोरेज फूड की बात करें, तो प्लांट सेल की बात करें, इसके अंदर जो संचित भोजन होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। जबकि अपने अंदर बात करें तो अपने अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन की बात करें तो पादप जो कोशिका होती है, इसके अंदर आपको पता है सेंट्रोसोम तो होता नहीं है, तो इसके अंदर जो विभाजन होता है वो किस तरह का होता है, कोशिका प्लेट विधि द्वारा होता है। जबकि अपने अंदर विभाजन कैसा होता है, कोशिका खांच विधि के द्वारा। ये सारे पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया इतना। ओके, अब बात करेंगे अपन लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो सभी अर्ध जीव आ गए, जो प्रिमिटिव जीव आते हैं। प्लांट आ गए, ठीक है, एनिमल आ गए, कवक आ गए, प्रोटिस्टा भी आते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा आते जीव में आ गए, ठीक, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोन्स, ये सभी क्या है, ये सभी यूकैरियोटिक सेल होती है। ओके, अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर झिल्लीदार अंगक प्रेजेंट होते हैं। झिल्लीदार अंग मतलब सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। कोशिकांग इनके अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है। सुविकसित वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनके अंदर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे प्रकार के जटिल गतिकीय कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना होती है। अनुवांशिक पदार्थ होता है, वो गुणसूत्र के रूप में इसके अंदर व्यवस्थित होता है। सभी यूकैरियोटिक सेल होती है वो एक जैसी तो होती नहीं है। सिंपल सी बात है, पादप अलग होती है, जंतु सेल अलग होती है। इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है मैंने बताया। मेजर डिफरेंस, पादप सेल के अंदर क्या क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, प्लास्टिक यानी कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और बड़ी सी रसधानी इनके अंदर देखने को मिलती है। बट प्राणी सेल यानी कि एनिमल सेल की बात करें, उनके अंदर ये सभी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं, एनिमल सेल के अंदर तारकाय प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर तारकाय एब्सेंट होते हैं। साथ ही साथ इसमें लगभग ये बता रहे कि लगभग सभी पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इसके अंदर आगे चलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। किसकी बात करते हैं आप लोग, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली।
ये बात है सन 1950 के अंदर जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी, उसके बाद इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स में अपन को देखने को मिला था। अगर अपन ह्यूमन बींग की आरबीसी की बात करें तो उसके रासायनिक अध्ययन इसके अंदर किया गया था। अभी आगे अपन लोग देखें क्या क्या उसका रेशियो है। साथ ही साथ बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड की बनी होती है, बाइलेयर लिपिड की बनी होती है। ठीक है, दो सतह के अंदर प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, बाइलेयर लिपिड बोलते हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, लिपिड होते हैं वो झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनके अंदर दो पोल होते हैं। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये जो सेल मैं दोनों इसके अंदर लेयर बना देता हूं। ओके, सिंपल सी बात है। तो ये बाइलेयर लिपिड की लेयर होगी। ठीक है, ओके। तो इसका जो आपको ये हेड वाला पार्ट दिख रहा है ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, जिसको पोलर पार्ट बोलते हैं। और टेल जो होती है इसकी नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है इसके अंदर। तो इसमें दे रखा है कि जिनका ध्रुवीय सिरा होता है जो बाहर की तरफ निकला होता है, ये पोलर वाला। ठीक है, बट जो अंदर वाला होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, जिसमें क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनी होती है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, सॉरी। तो अंदर वाला तो हाइड्रोफोबिक हो गया और हेड वाला क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड होते हैं कैसे घटक होते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से बन सकता है। फॉस्फोग्लिसराइड के लिपिड घटक बने होते हैं, लिपिड के घटक बने होते हैं। अब बात करते हैं, उसके बाद आता है जैव रासायनिक। इसके अंदर अपन को इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। प्रोटीन जो होती है वो इसके ऊपर या नीचे बाहर भी फैला रहता है और इसके अंदर भी धसी रहती है। ठीक है, जो कि टनल बनाती है, चैनल बनाती है। प्रोटीन जो लिपिड होती है उसका अनुपात सब में अलग अलग होता है, लेकिन अपन को ह्यूमन बींग की जो आरबीसी होती है, इरिथ्रोसाइट होती है, उसके अंदर याद रखना 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। क्या 52% तो क्या होता है, प्रोटीन एंड 40% क्या होती है, लिपिड होती है। 50 5 से पी याद रखना। ठीक है, 52 यानी प्रोटीन 5 से पी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। तो प्रोटीन आपको पता है इसके अंदर धसी भी रहती है और इसके ऊपर और नीचे अंगभूत प्रोटीन आंशिक और पूर्णतः इसके झिल्ली के अंदर भी धसी रहती है। अब इसका सबसे अच्छा मॉडल था वो 1972 के अंदर दिया गया। कोशिका झिल्ली का सबसे अच्छा जो मॉडल था, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं उसको, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हिंदी में बोलते हैं तरल कृमिकी या क्रीमियर नमूना, अजीब सा नाम है। किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने यह प्रतिपादित किया था। इसने बताया था कि जो लिपिड होती है वो अर्ध तरलीय प्रकृति की होती है। यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, लिपिड जो होती है वो कैसी होती है, अर्ध तरलीय प्रकृति की होती है, जो कि द्विसतह यानी बाइलेयर होती है लिपिड की। और प्रोटीन जो होती है इसकी पार्श्व गति करती है, प्रोटीन की पार्श्व गति करती है। कौन गति करती है, लिपिड पार्टिकल। ठीक है ना, लिपिड गति करती है, सिंपल सी बात है। और झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करता है। मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तरलता पर निर्भर करता है, कौन, ध्यान से समझना। जब लिपिड गति करती है, ऑब्वियस सी बात है, यही इसको इंडिकेट करती है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्लूइड लाइक होती है। ठीक है, इतना सा। अब ये डायग्राम अपन को दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, जो आपको देखना है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी दे रखा है। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है, ये स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड करवाता है। ओके, कोलेस्ट्रॉल इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या क्या काम है, देखो किसका बता रहा हूं मैं, सेल मेम्ब्रेन का जो काम है वो क्या क्या है। सेल मेम्ब्रेन का मोस्टली काम है कोशिका वृद्धि करना। ठीक है, अंतर कोशिका संयोजन, ये जितने भी है कोशिका विभाजन वगैरह, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट काम है। अगर ऑप्शन के अंदर ये भी आए और ऑप्शन के अंदर आए कि ये अणुओं का परिवहन करती है, ये भी आ जाए, यानी 4 ऑप्शन बना के आ जाए, 3 तो यहां से आ जाए और एक ये आ जाए, तो आपको इसके अंदर मोस्ट करेक्ट आंसर चूज करना पड़ेगा। तो मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा होता है, अणुओं का परिवहन। तो जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम क्या होता है, अणुओं का परिवहन। पार्टिकल्स का ये गमन करने का काम करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह अपने थ्रू आने जाने देता है, सिंपल सी बात है। झिल्ली के दोनों तरफ ही मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य होता है। ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि आपने पहले भी डिस्कस इसमें कर लिया था। एक चीज की बात बताता हूं मैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो सांद्रता प्रवणता के अनुसार गति करते हैं, जैसे कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन करते हैं। तो इसके अंदर किसी भी प्रकार की एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, ऊर्जा खर्च नहीं होती। इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं अपन लोग, निष्क्रिय परिवहन बोलते हैं। वही अगर बात करते हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो इस झिल्ली के द्वारा तो नहीं जाते, लेकिन वो टनल यानी चैनल प्रोटीन के थ्रू जाते हैं, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सुसाध्य विसरण बोलते हैं। अपन लोग देखेंगे आगे आएगा ये। तो जल की अगर बात करें, जल जो होता है वो कैसा होता है आपको पता है। जल की बात करें तो ये डायरेक्टली झिल्ली के थ्रू तो नहीं जा सकता, सिंपल सी बात है। जब जल गमन करता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट अपन को याद रखना परासरण। ठीक है, परासरण की परिभाषा आपने कभी पढ़ा होगा। परासरण जो होता है वो विलायक पर डिपेंड करता है। किस पे, विलायक। तो विलायक की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन क्या कहलाता है,
परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण। और विलायक क्या होता है? यहाँ पर जल है। बात करते हैं इसके आगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सिंपल सी बात ये मैंने बता दिया था, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट लिपिड के द्विसतह से होकर नहीं जा सकते, उनके लिए टनल प्रोटीन चाहिए, जिसके अंदर अपन लोग पढ़ेंगे सुसाद्य विसरण। उसके बाद बात करते हैं सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। इसके अंदर जो अणुओं का गमन होता है, आयन अणुओं का गमन होता है, वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होता है। और यहाँ पर भैया ऊर्जा चाहिए, यहाँ पे ऊर्जा होती है, वो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में यूज होती है। इसका एक एग्जांपल आपको याद रखना है, सोडियम पोटेशियम पंप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एग्जांपल है? सोडियम पोटेशियम पंप। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम एंड पोटेशियम का, सिंपल सी बात है। अब अपन लोग बात करते हैं सेल वॉल की बात करते हैं, सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल जो होता है वो मृत होता है। पहली बात तो ये क्या होता है? ये मृत होता है। और ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर बात करें तो प्लांट सेल में तो ये प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। आपको याद ही होगा कि कवक के अंदर सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ओके ओके ओके, तो ये सारी बातें याद रखना है। द्रव निर्जीव होता है, मैंने बता दिया, ठीक है। मृत होती है, सिंपल सी बात है, सबसे बाहर की तरफ ये होती है। और यांत्रिक हानि और संक्रमण से ये सुरक्षा करती है। सुरक्षा ही नहीं, ये तो करती है, उसके साथ साथ ये दो सेल को आपस में बांधे रखने का, संपर्क में लाने का काम करती है। और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल को तो इसके अंदर आसानी से जा सकते, क्योंकि ये क्या होते हैं? पॉरीफेरेट होते हैं, इसके अंदर छिद्र होते हैं, हॉल होते हैं। लेकिन जो बड़े अणु होते हैं उनको ये नहीं जाने देता, अवरोध का काम करता है। सेवाल की जो सेल वॉल होती है, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मेनोज, खनिज एंड कैल्शियम कार्बोनेट की ये बनी होती है। बट प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर ये सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन की बनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नए प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, वो प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नए जब सेल बनती है उसके अंदर केवल प्राइमरी सेल वॉल होती है। जैसे जैसे सेल ओल्ड होती है, उसकी परिपक्वता घटती है, तब जाकर क्या होती है? द्वितीय सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। अब दो सेल जहां से आपस में चिपकी रहती है, उनके बीच में प्रेजेंट होता है मध्य पटलिका, जिसको अपने मिडिल लेमेला बोलते हैं। किसकी बनी होती है? क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, तो वो बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। ठीक है। साथ ही साथ एक चीज अपन को याद रखना, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं वो दो कोशिका के कोशिका द्रव को मिलाए रखता है। दो कोशिका के कोशिका द्रव को आपस में जोड़ने का काम करता है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये एक टनल का काम करता है, यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका में आने जाने के काम करता है, कोशिका द्रव को दोनों को मिला के रखता है। अब बात करते हैं अंतःझिल्लिका तंत्र। अंतःझिल्लिका तंत्र पहले तो बात करते हैं कहते किसको है? अंतःझिल्लिका तंत्र उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक कोशिकांग का जो कुछ वर्क होता है वो दूसरी कोशिकांग के सीधे संपर्क में जुड़ा होता है, ठीक है। तो बात करते हैं झिल्लीदार अंग कार्य संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, वो भी सी बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिनको किसमें आता है? अंतःझिल्लिका तंत्र में रखते हैं। जैसे कौन कौन से कोशिकांग आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 4 कोशिकांग आते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम एंड रसधानी, ठीक है, वैक्यूल आ गया। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम अलग ही है भैया, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। हरित लवक भी इसके अंदर नहीं आता, प्रोक्सीसोम भी नहीं आता, ये सभी इसके अंदर नहीं आता है, सिंपल सी बात है। सॉरी, वन बाय वन बात करते हैं, ठीक है। अंतःझिल्लिका तंत्र के अंदर आता है सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आता है सबसे पहले? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। सेंटर में क्या होता है? केंद्रक हो गया, ये वाला क्या है? केंद्रक छिद्र है, इसके अंदर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिल रही है, जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिल रही है, दो तरफ की होती है। कैसे कैसे? ध्यान से देखना। कुछ के ऊपर आपको दानेदार संरचना देखने को मिल रही है, कुछ जो फोल्ड होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आपको दानेदार संरचना देखने को मिल रही है, इनको बोलते हैं आप लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? ये राइबोसोम है। क्या है ये? राइबोसोम। बट यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का राइबोसोम देखने को नहीं मिलता। ये कैसे? चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए अब आते हैं अपन लोग तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद अपन को पता चलता है कि भाई यूकैरियोटिक सेल के अंदर ध्यान से समझना कहाँ पे होती है? केंद्रक के चारों तरफ, ठीक है। कोशिका द्रव के अंदर चपटे आपस में जुड़े हुए थैले युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं अपन इसको। डायग्राम में अपन ने देखा कि ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? किसी के ऊपर तो राइबोसोम प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट कुछ के अंदर अनुपस्थित होती है, यानी स्मूथ होती है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनका रोल क्या होता है? जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो काम करती है प्रोटीन संश्लेषण का, सिक्रेशन का सक्रिय भाग लेती है, जिनको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। बट कुछ ऐसी होती है जो किसी भी प्रकार की जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये काम क्या करती है, लिपिड संश्लेषण और स्टेरॉइड हार्मोन के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं स्टार्ट मार्क कर रहा हूँ। लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं लिपिड की बात, स्टेरॉइड हार्मोन चिकनी अंतःप्रदेश जालिका में होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना लिपिड संश्लेषण कौन करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, जिसका नाम है गोल्जी अपरेटस, गोल्जी उपकरण। कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट का नाम है। 1898 के अंदर उन्होंने सबसे पहली बार केंद्र के पास कुछ घनी रंजित यानी डाई किए हुए उन्होंने जालिकावा संरचना देखी थी। इसको नाम क्या दिया था, गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी जो नाम है वो इनके नाम के ऊपर ही रखा गया था। उन्होंने देखा था तंत्रिका कोशिका में सबसे पहले देखा था। उन्होंने देखा कि बहुत सारी चपटी डिस्क की जैसी संरचना होती है, कुंड जिसको सिस्टर्नी बोलते हैं, आपस में मिलकर बनाते हैं। इनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। इतना कुछ खास है नहीं है ना, समझना क्या इसके अंदर अपन को देखने मिलेगा। अच्छा, गोल्जी बॉडी जो होते हैं केंद्र के पास केंद्रीय व्यवस्था होती है। इनके अंदर 2 फेस होते हैं, ध्यान से मैं डायग्राम में दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। ओके, सपोज करना यहां पर क्या केंद्रक है, ठीक है, यहां पर क्या केंद्रक है। ओके, दोहरी झिल्ली युक्त है। तो ये जो सेंटर वाला पार्ट, इसके तरफ का जो पार्ट हो रहा है, इसके तरफ का जो पार्ट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, सिस पार्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिस फेस बोलते हैं। और ये जो बाहर की तरफ जा रहे हैं इनको अपन लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस फेस बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं है, सिस्टर्नी का पार्ट है, ठीक है। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस फेस बोलते हैं। तो यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहां पर प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां से जो पदार्थ जाएगा वो सिस पार्ट के अंदर एंटर होगा और आगे जाके कहां आएगा, ट्रांस पार्ट की तरफ आता है। तो ये इसका वे होता है, ये इसका तरीका होता है। तो इसमें 2 सिस, एक तो सिस पार्ट होता है, सिस फेस होता है, रे क्या होता है इसके अंदर, ट्रांस फेस होता है। सिस फेस और ट्रांस फेस अलग अलग होते हैं, ध्यान से समझना, सिंपल सी बात है। लेकिन आपस में क्या होता है, ये जुड़े होते हैं। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है, ये जो फ्लूइड होता है उसको संवेष्टित करते हैं, यानी उसको बांध कर क्या करता है, कहीं दूर भेजता है या फिर कोशिका से बाहर उसको निकालने का काम करता है। और ये जो पदार्थ होता है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पुट्टिका के रूप में मिलता है और सिस सिरे से जुड़ता है, जैसे मैंने बताया। और कहां तक जाता है, ये ट्रांस सिरे तक जाता है। कहां तक जाता है, ट्रांस सिरे तक जाता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। वहीं अगर बात करें गोल्जी बॉडी से, तो ट्रांस सिरे से निकलने के बाद इसमें कुंड में रूपांतरित, कुंड यानी जैसे मैंने बताया सिस्टर्नी के अंदर ये परिवर्तित हो जाता है। क्लियर हो गया। अब इसका जो मेन रोल होता है, यहां से अपन को मेन क्वेश्चन बनने का संभावना है, यहां पर इंपॉर्टेंट मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। तो गोल्जी काय जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गोल्जी बॉडी का काम क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम मैंने बता दिया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का काम क्या हो गया, प्रोटीन संश्लेषण, और स्मूथ का काम क्या हो गया, लिपिड या फिर स्टेरॉइड संश्लेषण का काम हो गया। अब बात करते हैं लाइसोसोम। ध्यान से, लाइसोसोम का अपन लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इसके अंदर 50 से भी ज्यादा एसिडिक मीडियम में काम करने वाले कुछ अपघटनीय एंजाइम प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जल अपघटनीय एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सी बात है। और जो लाइसोसोम होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ठीक है, ये अम्लीय माध्यम के अंदर ही सक्रिय होते हैं, ये भी याद रखना आपको, ये सबको पचाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं वैक्यूल। वैक्यूल की बात करते हैं। वैक्यूल जो होता है वो कोशिका द्रव के अंदर झिल्ली युक्त है। अच्छा, वैक्यूल की जो झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलती है। सबसे थिनेस्ट मेम्ब्रेन होती है, थिनेस्ट सबसे पतली झिल्ली होती है। इसके अंदर पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ, अन्य पदार्थ होते हैं, वो कोशिका के अंदर उपयोगी नहीं होते हैं, वो इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। रसधनी होते हैं वो एकल झिल्ली युक्त होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। तो रसधानी की जो झिल्ली होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट सेल की बात करो तो इसके अंदर 90% पार्ट तक ये घेरे रहती है। इसी के कारण आपको पता है केंद्र कहां चला जाता है, परिधि की तरफ चला जाता है। पौधे में बहुत से ऐसे आयन, दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता को बनाए, सांद्रता विपरीत ये टोनोप्लास्ट क्या करती है, सभी आयनों को अपने अंदर ले लेती है। कुछ कभी कभी तो इतना ज्यादा ले लेती है कि जो सांद्रता होती है वो कोशिका द्रव से भी ज्यादा इसके अंदर हो जाती है। किसमें, रसधानी के अंदर। अच्छा, यहां पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। अमीबा के अंदर संकोचन से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, संकोचन से रसधानी प्रेजेंट। इसका काम आपको पूछे तो आपको बताना पड़ेगा उत्सर्जन। एक चीज यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, अपनी जो किडनी होती है, अपनी जो किडनी होती है उसका काम भी क्या होता है, उत्सर्जन का होता है, एक्सक्रेशन का होता है। तो अमीबा के अंदर संकोचन से रसधानी और अपने अंदर किडनी, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों एनालोगस होते हैं। एनालोगस होते हैं भैया, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर रहा हूं। दोनों क्या होता है, एनालोगस, जिनका ओरिजिन अलग है लेकिन काम एक ही है। क्लियर हो गया। बहुत सारी कोशिका ऐसी होती है जिनके अंदर खाद्य रसधानी होती है। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल सी बातें हैं। अब आ जाते हैं अपन लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
माइटोकॉन्ड्रिया को अपन लोग बिना डाई किए हुए अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है, बिना डाई के अपन लोग उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोलो क्लियर हुआ? इतना सा सिंपल सी बात है, बोलो क्लियर हुआ? ओके, तो इनको अभिरंजित किए बिना अपन लोग नहीं देख सकते, तो इसको सूक्ष्म दर्शी से ही देखा जाता है। ये बहुत छोटे होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जहां पर ज्यादा काम करना होता है, ठीक है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, और जहां पर काम कम करना होता है, जहां पर अपन को एनर्जी की रिक्वायर्ड कम होती है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कम होते हैं। क्लियर हो गया इतना सा? ओके फाइन। उसके बाद अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर आकृति व आकार के अंदर ये अलग अलग होते हैं, जैसे तस्त्री नुमा बेलनाकार आकृति को होता है। अच्छा, इसका जो डायमीटर होता है, अगर लेंथ की बात करें तो 0.1 से 4.1 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है, जबकि 0.2 से 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। क्लियर सी बात है? सिंपल सी बात है। ओके फाइन। माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ध्यान से, दोहरी झिल्ली युक्त, जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली अलग अलग होती है, लेकिन भीतरी झिल्ली जो होती है वो फोल्ड हो जाती है। भीतरी झिल्ली होती है फोल्ड होती है, क्या बनाती है? क्रिस्टी बनाती है भीतरी झिल्ली, ठीक है, अंदर वाली झिल्ली। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। फ्लूइड को क्या बोलते हैं अपन लोग? मैट्रिक्स बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो होते हैं कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम बोलते हैं। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? क्रिस्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उन ऑक्सीसोम के अंदर दो पार्ट के अंदर विभाजित ऑक्सीसोम किस किस में? एक तो F0 F1 पार्टिकल्स। सिंपल सी बात है, जो कि अपन लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। क्रिस्टी होते हैं वो जो क्षेत्रफल होता है इसका, उसको बढ़ाने का काम करती है, और दोनों झिल्ली में से एंजाइम इसके अंदर मिलते हैं। ओके ओके ओके, यहाँ पे कुछ काम है नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सिंपल सी बात है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता वो क्या करेगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन करेगा भैया? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जीवन काल 5 से 10 दिन होता है, लेकिन इसके अंदर तो नहीं बता रहेगा, फिर भी अपन को याद होना चाहिए। बोले इतना क्लियर हो गया? सिंपल सी है। ओके फाइन। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके ओके, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं। आजकल तो नहीं पूछते, लेकिन पहले ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर एक वर्ताकार डीएनए होता है। वेरी वेरी नेकेड सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर आरएनए भी प्रेजेंट होता है। आरएनए होता है, राइबोसोम होता है, 70S टाइप का होता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक इसके अंदर मिलते हैं। इन्हीं के बेसिस के ऊपर अपन इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस। सेल इन सेल भी अपन इसको बोलते हैं। सेल इन सेल, कोशिका में कोशिका। ठीक है, तो इसके जो लक्षण है वो भैया प्रोकैरियोटिक जैसे देखने को मिल रहे हैं अपन लोग। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डिवीजन होता है वो बाइनरी फ्यूजन, विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, विखंडन के द्वारा इसके अंदर डिवीजन होता है। ये इसका डायग्राम होता है। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर झिल्ली सबसे बाहर वाली झिल्ली हो गई, ये भीतर वाली होगी। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसके जो फोल्ड होते हैं उनको अपन लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। इनकी जो यूनिट होती है उसको अपन लोग बोलते हैं ऑक्सीसोम, जहां पर एटीपी का निर्माण होता है। अब बात करते हैं अपन लोग प्लास्टिड यानी लवक की बात करते हैं। ध्यान से देखना, लवक होते हैं सभी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। कुछ प्रोटोजोआ के अंदर भी होते हैं, जैसे यूग्लिना के अंदर। यूग्लिना आपको पता है कैसा होता है? ये मिक्सोट्रॉफिक होता है। कैसा होता है? मिक्सोट्रॉफिक होता है यूग्लिना। और मिक्सोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? अगर इनके पास मान लो खाने को कुछ है नहीं है और सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, तो ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। उच्च पादपों के समान इनके अंदर वर्णक पाए जाते हैं। ऐसी आपको लाइन देखने को मिल सकती है इसके अंदर। उसके बाद बात करें आकार में बड़े होने के कारण ये सूक्ष्म दृष्टि से आसानी से देखने को मिलते हैं। वर्णक मिलने के कारण इनके रंग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग पिगमेंट के अकॉर्डिंग इनका कलर होता है वो अलग अलग होता है। 3 तरह के अपन लोग मोस्ट ऑफ पढ़ते हैं। हरित लवक जिसके अंदर ग्रीन कलर होता है, वर्णीय लवक और अवर्णीय लवक। सिंपल सी बात है, क्या? हरित लवक, वर्णीय लवक और अवर्णीय लवक। क्लियर हो गया? हरित लवक की बात करते हैं, इसके अंदर पर्णहरित क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसी के बेसिस पे क्या होते हैं? हरे होते हैं। इसके साथ कैरोटीनॉइड वर्णक इसमें प्रेजेंट होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है संचित ऊर्जा को संचित करने का काम ये करती है। वर्णीय लवक में क्या होता है? वर्णीय लवक के अंदर फैट विलय होते हैं, फैट होते हैं, कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, वर्णीय लवक के अंदर मैं आपको अगर ज्यादा कुछ बताऊं तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कैरेट होता है। कैरेट के अंदर जो वर्णक होता है, गाजर के अंदर कौन सा होता है? बीटा कैरोटीन होता है। ठीक है, टोमेटो के अंदर आपको पता है लाइकोपिन होता है। कैप्सिकम के अंदर कैप्सेंथिम होता है। और फ्रूट के अंदर एंथोसाइनिन होता है, एंथोसाइनिन, एंथोजैंथिन वगैरह होता है। तो इतना तो इसके अंदर नहीं दे रखा, लेकिन हल्का फुल्का इसके अंदर जरूर दे रखा है।
पादप नीले, नारंगी, लाल कलर इसके अंदर दिखाई देते हैं। अवर्णीय लवक की बात करें तो अ का मतलब होता है अब्सेंट, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं होता है। वे कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। इसका काम क्या होता है? देखो ये लार्जेस्ट भी होते हैं, कलरलेस होते हैं और पिगमेंट लेस होते हैं। इनका काम होता है संचित भोजन को क्या करना? स्टोरेज करना, संचित भोजन। जैसे कि आपको पता है आलू के अंदर होता है, ठीक है, आलू होता है, तेल लवक हो गए, तेल वगैरह, प्रोटीन लवक वगैरह, ये भंडारण का काम करते हैं, जिसके अंदर अलग अलग नाम होते हैं। एमाइलोप्लास्ट हो गया, प्रोटियोप्लास्ट हो गया, ओलियोप्लास्ट हो गया। एमाइलोप्लास्ट के अंदर आपको पता चल गया पोटैटो, यानी जो स्टार्च का स्टोरेज करता है, जैसे आलू हो गया, एमाइलोप्लास्ट का एग्जाम्पल। प्रोटियोप्लास्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या करते हैं? प्रोटीन स्टोर होती है, ठीक है, प्रोटीन इसके अंदर स्टोर होती है। यहाँ पे आ गया ओलियोप्लास्ट के अंदर जो जिनके अंदर ऑयल निकलता है, ऐसे सीड होते हैं, वो इनके अंदर होता है। उसके बाद बात करते हैं हरे पौधे, अधिकतर हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? मीजोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट, सबसे ज्यादा मीजोफिल सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ दोस्तों। हरित लवक जो होती है वो लेंस के आकार के समान भी हो सकता है, अंडाकार, गोलाकार, चक्रीय, फीतानुमा, इनके अलग अलग डिफरेंस होते हैं, अलग अलग इनकी साइज होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, स्पायरोगायरा के अंदर स्पायरल शेप होता है, विलोथ्रिक्स के अंदर ग्रेडल शेप होता है, जिग्नेमा के अंदर स्टार शेप होता है, क्लेमाइडोमोनास में कप शेप होता है, ओडोगोनियम के अंदर रेटिकुलेटेड शेप होता है और हायर प्लांट के अंदर डेक्सॉइड शेप होता है। लेकिन इतना अपने को है नहीं तो याद नहीं करना। लंबाई की बात करें तो भैया 5 से 10 मिलीमीटर होती है, चौड़ाई 2 से 4 मिलीमीटर होती है। क्लेमाइडोमोनास का आपको याद रखना है, हरित लवक क्लेमाइडोमोनास में एक होता है, क्लेमाइडोमोनास में एक होता है, जबकि जो मिजोफिल सेल होती है उनके अंदर 20 से 40 होता है, एक सेल के अंदर 20 से 40 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली लाइन यहाँ से पूछा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनके अंदर भी 2 झिल्ली होती है, सिंपल सी बात है, लेकिन इनके अंदर याद रखना है, इनकी जो भीतरी झिल्ली होती है वो कम पारगे में होती है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, बाहर की जो बाह्य झिल्ली होती है वो बहुत ज्यादा पारगे में होती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली झिल्ली है वो ज्यादा पारगे में होती है। कौन सी? क्रिस्टी वाली। हरित लवक में अंतर झिल्ली से घिरे हुए, अंदर जो होते हैं अंतर झिल्ली घिरे हुए भीतर जो होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा होते हैं। सिंपल सी बात है, अंदर जो फ्लूइड होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के अंदर ही कुछ अपन को सिक्के लाइक चपटे लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड, इसको ग्रेना पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेना। एक वचन क्या होता है? ग्रेनम। तो ग्रेनम के अंदर थाइलेकोइड होते हैं, ठीक है। इनको छोड़ के बाकी जितना फ्लूइड लाइक जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रोमा। जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमे होते हैं, जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना के अंदर होता है। यहाँ से आप याद रख सकते हो। ग्रेना के अंदर आपको पता थाइलेकोइड बने होते हैं। 2 थाइलेकोइड को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? पिट्टिका पटली का, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रोमा लेमिला। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? स्ट्रोमा लेमिला बोलते हैं। 2 थाइलेकोइड को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? स्ट्रोमा लेमिला बोलते हैं। थाइलेकोइड के अंदर बात करें तो वैसे देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। थाइलेकोइड के अंदर बात करें तो इसमें फर्स्ट होता है फोटोसिस्टम, सेकंड होता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों होते हैं, लेकिन स्ट्रोमा लेमिला के अंदर ओनली एंड ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट ही होता है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर, लेकिन अपने एनसीईआरटी में इतना कुछ नहीं दे रखा। हरित लवक की जो स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। छोटी ये सिंपल सी बात है। इसके अंदर भी क्या होता है? वर्तका डीएनए प्रेजेंट होता है, इसके अंदर राइबोसोम होता है, आरएनए वगैरह प्रेजेंट होता है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी ऑटोनॉमस हुआ कि नहीं हुआ? सेल इन द सेल हुआ कि नहीं हुआ? ओके। इसके अंदर 70s टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि 80s से छोटा होता है। ये तो यार नंबर से पता चल रहा है। ओके, अब बात करते हैं राइबोसोम की। बात करते हैं राइबोसोम। जॉर्ज प्लेन 1953 के अंदर इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद उनको पता चला कि भैया इसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स है, ऐसे कुछ संरचना है जो झिल्ली का विहीन है। इनके बाहर कोई भी किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, ये किसी भी प्रकार की झिल्ली से नहीं घिरे रहते, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। तो राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन व प्रोटीन के बने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम होते किसके बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन एंड प्रोटीन के, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के ये बने होते हैं। तो राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के बने होते हैं। अब यूकैरियोटिक के अंदर बात करें, यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 80s टाइप के होते हैं, ठीक है। जिसकी लार्ज यूनिट होती है वो 60s होती है और स्मॉल यूनिट होती है वो 40s होती है। वही अगर बात करें 70s वाले के अंदर तो लार्ज यूनिट होती है वो 50s होती है, स्मॉल यूनिट होती है वो 30s टाइप की होती है। इसके अंदर एस जो होते हैं, एस क्या किस चीज को इंडिकेट करती है? वो अवसादन गुणांक को इंडिकेट करते हैं। अपेक्षाकृत रूप से आकार वगैरह, घनत्व वगैरह को ये देखने को काम होता है। अच्छा, 70s 80s टाइप के राइबोसोम के अंदर मैंने बता दिया था 2 उप इकाइयों के मिलकर बना होता है, 60s 40s एंड 50s 30s। देन अपन लोग बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। बात करते हैं साइटोस्केलेटन क्या होता है? देखो इसके अंदर है ना कुछ अजीब सा संरचना बनी होती है जो जालिकावत होती है, जिसका मेन रोल होता है वो यांत्रिक सहायता, इसके आकार को बनाए रखने का काम करता है। क्या काम करता है? ये आकार को बनाए रखने का काम करता है। ये कोशिका द्रव के अंदर ही मिलता है। सीलिया फ्लैजिला की बात कर लेते हैं। सीलिया क्या होता है? नंबर में बहुत ज्यादा होता है। फ्लैजिला क्या होता है? नंबर में कम होता है, यानी कि 1 होता है।
काम, गमन के लिए काम कौन करता है? दौड़ने के लिए, चलने के लिए, गमन के लिए काम करता है फ्लैजिला करता है, हिंदी में इसको कसाबिका बोलते हैं। जबकि चिपकने के लिए मैंने आपको बता दिया था सीलिया काम करता है। रॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपको मैं खास चीज़ें इसके अंदर बता देता हूँ। इनके अंदर जो बाहर मेम्ब्रेन होती है वो अपनी सेल मेम्ब्रेन ही होती है, सिंपल सी बात है। सेल मेम्ब्रेन ही इनके आउटर यानी सबसे बाहर होती है, चारों तरफ जो द्रव में गति करते हैं, सिंपल सी बात है। ये प्रोकैरियोटिक जीवाणु के अंदर पाए जाने वाले कसाबिका संरचना यूकेरियोटिक कसाबिका से अलग होती है। ओके। अच्छा, सिंपल सी बात है। अब आगे देखते हैं अपन लोग, जिसके अंदर सीलिया फ्लैजिला की बात करते हैं, इसके अंदर जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इनके बाहर जो झिल्ली होती है वो कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन ही होती है, जीव द्रव्य झिल्ली ही होती है, ठीक है। इनके कोर को अपन लोग क्या बोलते हैं? अक्ष सूत्र बोलते हैं। इनके कोर को अपन लोग क्या बोलते हैं? अक्ष सूत्र बोलते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, और जो कई सूक्ष्म नलिका से मिलकर बना होता है, ठीक है, आर्य परिधि के अंदर होता है, व्यवस्थित होते हैं। इसके अंदर जो व्यवस्था प्रणाली होती है सूक्ष्म नलिका की, वो आपको याद रखना है 9+2 होता है। क्या होता है? 9+2। 9 तो आपको परिधि में दिख रहा है, 2 आपको सेंटर में दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 क्या है? परिधि में। तो 9+2 इनके अंदर व्यवस्था होती है। दोनों पक्ष में आप कश्यप होते हैं, वो तारक केंद्र के संरचना से बाहर निकलने के लिए, जिसको आधारी काय बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? वेसल बॉडी बोलते हैं। ओके गाइस, अच्छा, इसके अंदर जो पहला डायग्राम है वो तो रियल डायग्राम है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है, और ये वाला तो रिप्रेजेंट किया गया है उसी डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए। अब बात करते हैं तारक काय। तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम बात करते हैं। तारक केंद्र यानी सेंट्रो, समझना। तारक काय सेल ऑर्गन है, जिसके अंदर 2 बेलनाकार संरचना मिलकर बना होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? तारक केंद्र। जैसे कि ऐसा होता है बैलगाड़ी का पहिया के जैसे होता है। ये पहला पहिया हो गया भैया, ओके, और ये दूसरा पहिया हो गया। तो ये 90 डिग्री के ऊपर होते हैं, दोनों कितने होते हैं? 90 डिग्री के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सिंपल सी बात है। इस कंप्लीट फॉर्म को तो अपन लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। और ये 2 सेंट्रियोल से मिलकर बनाते हैं। ये एक सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल दूसरा है, ठीक है। एक चीज इसके अंदर खास बात क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रोसोम ये जो होता है वो ओनली एंड ओनली एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल के अंदर नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। परिकेंद्रीय द्रव से घिरा रहता है। दोनों तारक के अंदर तारक काय से एक दूसरे से लंबवत मतलब 90 डिग्री, नम मतलब 90 डिग्री के अंदर होता है। और ये बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया था। 9 समान दूरी पर परिधीय ट्यूबुलर प्रोटीन इसके अंदर बने होते हैं। ओके, त्रिक होते हैं। ये सारी बातें अभी आगे हो गई थी। इसके अंदर अपने देखते हैं धुरी कहते हैं सेंटर वाले को। ओके, ये त्रिक नलिका प्रोटीन से दंड का, यहाँ से कुछ खास बात है नहीं है। कसाबिका के आधार कला ये पहले भी आ चुका था, लास्ट वाले में भी अपने लास्ट लाइन इसके अंदर देखा था। मोस्ट ऑफ इसके अंदर आपको क्या याद रखना है? ये कोशिका विभाजन में काम करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो इसने तो लिखा नहीं है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन किसके अंदर? एनिमल सेल, ओनली एनिमल सेल। प्लांट सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में नहीं होता। कोशिका विभाजन के समय ये तर्कोतंतु का निर्माण करता है, स्पिंडल फाइबर का ये निर्माण करता है। केंद्रक की बात करते हैं भैया, केंद्रक। केंद्र के अंगक केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में, इससे पहले कर दी थी, इससे पूर्व की थी। अच्छा, अच्छी बात है। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थों को क्षारीय रंग यानी कि डाई से उसको अभिरंजित करके उसको क्या बताया? क्रोमेटिन नाम दिया था। ओके फाइन, कोई बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि भैया अंतरकाल अवस्था में केंद्र को होता है उसका विभाजन नहीं होता। इंटरफेज के अंदर केंद्र का विभाजन नहीं होता है। कब? इंटरफेज के अंदर। ओके भैया, ठीक है। एम फेज के अंदर होता है। अत्यधिक फैली विस्तृत संरचना प्रोटीन होते हैं, क्रोमेटिन तंतु इसके अंदर बोलते हैं। अच्छा, इसने जब ये डाई से अभिरंजित किया था तो मैं आपको बता देता हूँ, जो पार्ट गहरे रंग के हो गए उसको अपन लोग बोलते हैं हेट्रो, और जो कम होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? यू क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। हेट्रो क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन, ऐसे भी उसने यूज किया था, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है। ओके, जिसको केंद्रक, ओके, केंद्रिक की अधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचना मिलती है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? केंद्रिक नहीं है, गलत लिख दिया बच्चे ने। केंद्रिका क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्रिका। ओके, इलेक्ट्रोसिग्नल देखने पे अपन को पता चलता है कि जो केंद्रक होता है, अपना न्यूक्लियस होता है, वो भी दोहरी झिल्लीयुक्त कोशिकांग होता है, जिसके बीच में 10 से 50 नैनोमीटर का स्थान होता है, जिसके अंदर क्या बोलते हैं? इससे अपन लोग पेरी केंद्रिकीय अवकाश बोलते हैं, ठीक है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस अपन इसको बोलते हैं। इसी के थ्रू आपको पता है आवागमन होता है, आना जाना होता है। ओके, यार केंद्रक में मिलने वाले द्रव कोशिका द्रव के बीच अवरोध का काम करता है। कुछ खास बात है नहीं है, सीधी सी बात है। इसके अंदर आगे बात करते हैं, दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। झिल्ली से आरएनए प्रोटीन अणु केंद्रक में, कुछ खास इसमें बताया नहीं है। ओके फाइन, तो इतना अपन को पता चल गया। कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, ठीक है। साधारणतः मोस्ट ऑफ जो सेल होती है उसके अंदर एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन बहुत से ऐसे सेल होते हैं इसमें एक से ज़्यादा केंद्रक भी मिलता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती है।
जैसे सिनोसिटिक जो सेल होती है, सिनोसिटिक मतलब जिसके अंदर एक से ज्यादा केंद्रक होना है, उसके अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा केंद्रक अपन को देखने को मिलता है। कुछ परिपक्व कोशिका जो केंद्रक रहित होती है, जैसे कि आरबीसी, क्या आरबीसी, ठीक है, और चांदी नलिका, इन दोनों के अंदर जो कोशिका होती है उनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। परिपक्व आरबीसी की बात कर रहे हैं, अगर नई आरबीसी पूछे तो उसके अंदर होता है न्यू, या फिर नई आरबीसी जो बन रही हो तो उसके अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है। पहला तो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव, दूसरा होता है क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर जिसको बोलते हैं। थर्ड होता है इसके अंदर न्यूक्लियोलस, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ और दे नहीं रखा है। ओके, केंद्रक झिल्ली रही संरचना होती है केंद्रिका, ये वाला इंपॉर्टेंट हमको याद रखना है। मैं यहाँ पे स्टामा कर रहा हूँ। अब तक अपन ने देखा कि केंद्रिका झिल्ली जो मेम्ब्रेनस लेस स्ट्रक्चर होती है, जिनके बाहर कोई सी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, वो कौन कौन सी होती है, राइबोसोम होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरी केंद्रिका होगी। पहली राइबोसोम होगी, दूसरी क्या होगी, केंद्रिका हो गई। राइबोसोम आरएनए संश्लेषण स्थल होते हैं किसमें, केंद्रिका के अंदर। जो कोशिकीय अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करते हैं उसके अंदर केंद्रिका होती है। बड़े केंद्रक मिलते हैं उनके अंदर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप याद करें कि अंतरावस्था यानी इंटरफेज की बात करते हैं, केंद्रक में ढीली ढीली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु की जालिका मिलती है। अच्छी बात, इसमें क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। ओके, क्रोमेटिन बोलते हैं। लेकिन इस अवस्था में विभाजन के समय जो केंद्र के स्थान पर क्या आ जाते हैं, यहाँ पर गुणसूत्र की संरचना दिखाई देने को, गुणसूत्र अपन को देखने को मिलती है, जो कि क्षारीय प्रोटीन मिलता है। याद रखना, क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टामा कर रहा हूँ, क्षारीय प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। एक मिनट, तो क्षारीय प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, सिंपल सी बात है आपको, ठीक है। इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इतर हिस्टोन मतलब क्या था, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए भी मिलता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन में आपको बता देता हूं ये कैसी होती है, अम्लीय प्रोटीन होती है। कैसी होती है, अम्लीय प्रोटीन होती है। याद रखने इस चीज को, ये अम्लीय प्रोटीन होती है। ध्यान से, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर ये कम सक्रिय होती है, जबकि नॉन हिस्टोन होती है वो अधिक सक्रिय होती है। बात करते हैं इसके लंबाई के, मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र प्रेजेंट होता है, जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 23 जोड़ी इसमें को बोल देते हैं। और ये अच्छे से पैकिंग होती है, जो आप कहाँ पढ़ोगे, 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे। सिंपल सी बात है। प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर प्रथम संकीर्ण, जो पहला जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर बोलते हैं, जो सेंटर के अंदर होता है। ठीक है, ओके। इस पर बिम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपको ये 2 बिम्ब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, दिख रही है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। गुणसूत्र बिंदु में स्थित, इसके गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र को अपन लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेंटर में भी हो सकता है, ठीक है, और ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, सेंटर के अलावा हो सकता है, अपर से थोड़ा नीचे हो सकता है, और एकदम से अपर हो सकता है। वही अगर बात करें इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। अच्छा, इस बार ठीक है, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक क्या होते हैं, मैं सारे ये बता देता हूँ, ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मेटासेंट्रिक की बात, मेटासेंट्रिक वो होते हैं जिसमें सेंट्रोमियर होता है, वो क्रोमेटिड के एकदम बीच में होता है, जिसके अंदर दोनों भुजा क्या हो जाएगी, सेम सी हो जाती है। सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो सेंट्रोमियर होता है वो मध्य से थोड़ा सा हटकर होता है, ऊपर या नीचे हो सकता है। ओके, वही की बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक होता है वो अंतिम सिरे से थोड़ा सा पहले। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, अंतिम सिरे से थोड़ा सा पहले। देखो डायग्राम दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, ध्यान से देखो, डायग्राम दे रखा है। ओके 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 ओके, डायग्राम दे रखा है। ये वाला देखें, तो ये हो गया कौन सा, ये हो गया मेटासेंट्रिक, एकदम सेंटर में। ये सेंटर से थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक। ये जो एंड वाला पार्ट होता है उससे थोड़ा सा नीचे, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, एक्रोसेंट्रिक। और साथ ही साथ बात करते हैं, अगर टॉप के ऊपर आ जाता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक बोलते हैं, सॉरी टिलोसेंट्रिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, टिलोसेंट्रिक बोलते हैं। बोलो क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, ओके। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी इनके अंदर मिलता है, जिसको मतलब सैटेलाइट बोलते हैं। यहाँ पर वेंटर VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेंसी रिपीट, इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इतना डीपली अपने है नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। अब बात करते हैं सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडीज की बात करते हैं। बहुत सारी झिल्ली
आवृत सूक्ष्म थैलिया जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट, माइक्रोबॉडीज अपन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोबॉडीज बोलते हैं। इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन आप ये समरी जरूर पढ़ना इसकी। और ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया है, पूरा चैप्टर मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। इतनी स्पीड से इसलिए रिवाइज है क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, नोट्स अच्छे से पढ़ रखे हैं। आई होप बस आपके माइंड के अंदर एक बार सेट करना होता है कि ये लाइन यहाँ पर है और ये टर्म्स इसका मतलब ये है। सिंपल सी बात है। तो सारा चैप्टर अपन लोगों ने एक शॉर्ट के अंदर कवर कर लिया है। अब आप एक बार जरूर एनसीईआरटी को देख सकते हो, अगर नहीं देखोगे तो भी चलेगा क्योंकि अपने एनसीईआरटी को ही रिवाइज किया है। ये फास्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि अपने पास अब टाइम नहीं है कि अपन आराम से पढ़े, और आराम से पढ़ने का मतलब आपका टाइम वेस्ट होना। अगर जिसको अच्छे से तैयारी कर रखी है, जिसने जो सिलेक्शन के एकदम नज़दीक है, तो उसके लिए ये सफिशियंट है, स्पीड इतनी तो होनी ही चाहिए। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। और पढ़ते रहिए। एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है 30 सितंबर, और एडमिट कार्ड भी अभी आ गए हैं। तो आप लोग आप भटके नहीं। अदर जो यूट्यूब पे अजीब अजीब से वीडियो चल रहे हैं कि भैया आप करवा के रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अरे भैया कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट जो करेगी वो करेगी। जितने भी जो सुझाव गवर्नमेंट ने पहले अप्लाई कर दिए हैं, क्या क्या व्यवस्था करेगी, सब कुछ आपको पहले बता चुकी है। तो ऑब्वियस ये बात है, एग्जाम डन है और आपका सिलेक्शन भी डन है अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करो। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।